हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आपसे कहा था कि अब वो टाइम है जब आप लोगों का पूरा रिवीजन हो चुका है। अब तुम्हें एग्जामिनेशन के माहौल में बैठ के पेपर देना है। तो मैं आपके लिए 4 प्रीमियम मॉक टेस्ट लेके आया हूं, जो मैंने सुबह आपको अनाउंसमेंट दे दी थी। अभी मैं क्लास कराऊंगा प्रीमियम मॉक टेस्ट 1, और तुम्हें कैसे करना है तुम ध्यान समझना। सेम उसी पैटर्न में क्लास तुम रात को 8 बजे प्रीमियम मॉक टेस्ट 2 कर रहे होगे, कल सुबह प्रीमियम मॉक टेस्ट 3 करोगे सुबह 10 बजे, कल रात को 8 बजे प्रीमियम मॉक टेस्ट 4 करोगे, और शाम को 5 बजे लाइव है जिसमें मैं आपके कंप्लीट डाउट्स लूंगा, कंप्लीट रिवीजन होगा पूरे के पूरे सिलेबस का 40 आउट ऑफ 40 का। तो ध्यान से कल की लाइव क्लास यूट्यूब पे ही होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, अटेंड जरूर करना। ओके, अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं कैसे बताता हूँ आपको, क्या तरीका है प्रीमियम मॉक टेस्ट को बनाने का। ठीक है, होता क्या है नॉर्मली कि बच्चे बहुत सारे सैम्पल पेपर वगैरह लेते हैं क्लास, बहुत सारी बुक्स से पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से उनको पेपर्स मिलते हैं, लेकिन क्लास वो पेपर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, वो सारे के सारे पेपर रिलायबल नहीं होते। मैंने आपको जो 4 मॉक टेस्ट बनाया, मैं दावे से कह सकता हूं कि एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जा सकता। सेम क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, लेकिन इन 4 टेस्ट को रिपीट करना, बनाना, समझना बहुत जरूरी है। तो क्या सर 2-2 घंटे बैठ के बनाए टेस्ट पेपर? तरीका तो यही है कि आपको ईमानदारी से क्लास 2 घंटा 15 मिनट लेके बिल्कुल एग्जामिनेशन के पैटर्न में, उसी माहौल में, घर पे कमरा बंद करके, क्लास मोबाइल फोन वगैरह बंद करके बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि मैं 2 घंटे में कितना कर पा रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है। तो आई सजेस्ट यू कि आप जरूर इस काम को करना है। 4 में से कोई भी मॉक टेस्ट के साथ आप कर सकते हो। प्रीमियम मॉक टेस्ट 4 जो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसका आंसर मैं आपको लिख के दूंगा। एज अ स्टूडेंट मैं उसका आंसर लिखूंगा, और क्लास ताकि तुम्हें पता चल जाए कि सुनील सर आंसर ऐसे लिख रहे हैं, तो यार हम ये चीज कंसिडर करेंगे, ये नहीं करेंगे, आपकी सारी गलतियां पता चल जाएंगी। आज पहला मॉक टेस्ट ऐसे थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं आपको बस, अगली क्लास से तो मॉक टेस्ट ऐसे ही चलता जाएगा। पहले मॉक टेस्ट को करना कैसे है, जैसे ही मैं तुम्हें क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, तुम सबसे पहले क्वेश्चन को क्लास पॉज करोगे और देखोगे ये क्वेश्चन क्या है, खुद पढ़ोगे और फिर सोचोगे कि इसके अंदर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ। देन क्लास में आपको गाइड करूंगा, आइडिया दूंगा कि यार इसका ये आंसर, ये पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कोई और पॉइंट भी सर लिखना चाहिए, तो वीडियो के कमेंट में क्लास आप लिख के बताओगे सर क्या हम इस क्वेश्चन का ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो शायद क्लास में आपको गाइड कर सकोगे हाँ ये करना या नहीं करना, राइट। दूसरी बात क्लास, आप चाहो तो क्वेश्चन को क्लास, जब ये पूरी वीडियो एंड हो जाए तो क्वेश्चन को लिखना जरूर, एक बार क्वेश्चन को लिखना जरूर अपने आप आंसर्स, कि यार इसका क्या आंसर हो सकता है। चलो मैं लिख के देखता हूँ, आपका दिल नहीं मानेगा, दिमाग मना करेगा लिखने के लिए, बट फिर भी आप लिखना जरूर। जब आप आंसर लिखते हो ना, तो रियल प्रैक्टिस आपकी तब होती है जब आप कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हो। यही चीज, यही एडवांटेज तुम्हें मिलेगा क्लास जब तुम बोर्ड दे रहे होगे परसों। बोर्ड में आपको लिखने में तकलीफ नहीं होगी। अब आप अपने आराम से पेपर में आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे 4 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है, हर एक क्वेश्चन डिस्कस होगा। तो आई होप क्लास अपनी बात मानोगे और इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज ये वीडियो ज़्यादा काम का नहीं लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके बताना कॉमेंट में कि क्वेश्चन कैसे थे, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्त तक जरूर पहुँचाना, ताकि क्लास हर एक बच्चा क्लास उसको बना सके। स्टार्ट करते हैं क्लास अपने सबसे पहले क्वेश्चन थे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, और क्वेश्चन है डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको एक्सप्लेन करना है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। तो आपको ध्यान से समझना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी में, यहाँ पे आप हाउस होल्ड रखना, यहाँ पे आप फर्म रखना। ये चार्ट जो है जरूर 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 बनाना कि हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फर्म क्या देता है, फिर फिर फर्म इनको क्या देता है, ये लोग इनको क्या देते हैं। आपको बीच में बैंक यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसको आराम से बना सकते हो। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी 2 नंबर का है। आपने चार्ट बना दिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फर्म क्या, कोई फेजेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जनरेशन फेज, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज या डिस्पोजिशन फेज, कुछ फेज लिखना नहीं है, बस आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे बेस्ट तो यही क्वेश्चन है। या फिर आप लिख सकते हो 3 डिफरेंस, अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने चार्ट बना दिया, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, इट्स इनफ। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, आपको उसका डिफरेंस भी लिख सकते हो, दो में से कोई। अब इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ये डिसीजन तुम वो 15 मिनट जो तुम्हें मिलते हैं ना पढ़ने के लिए, उसमें तुम ले चुके होगे। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन जब भी आप डिफरेंस लिखो, पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी आप डिफरेंस लिखो तो बेसिस जरूर डालना कि आप किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो आप आराम से डाल सकते हो कोई भी 3 पॉइंट की, फाइनल जो प्रोडक्शन बाउंड्री से पार जा चुका है, फाइनल इंटरमीडिएट प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, ये डोमेस्टिक नेशनल दोनों में इंक्लूड होता है, नेचर में वो इंक्लूड नहीं होता। और मीनिंग कोशिश करा करो, मीनिंग को जरूर लिखो कि फाइनल गुड्स का किन किन तरीके से यूज होता है, क्या क्या फाइनल गुड्स का पर्पज है, और इंटरमीडिएट गुड्स का क्या क्या यूज होता है, उसका क्या क्या पर्पज है।
सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पॉज करो और एक बार न्यूमेरिकल बना के देखो। आप एक बार बना के देखो कि ये क्या है न्यूमेरिकल इसका। फटाफट सब लोग जो है एक बार न्यूमेरिकल ट्राई जरूर करके देखो कि ये किस चीज़ का न्यूमेरिकल है, राइट। मतलब कैसे इसको बनाएंगे एक बार ट्राई जरूर करो कि ये न्यूमेरिकल क्या है। ओके चलो, तो अगर आप देखोगे आपने बनाया हो तो सेविंग फंक्शन दे रखा है इसके अंदर आपको। मैंने कहा था आपको सेविंग फंक्शन अगर दिया हुआ है -100 प्लस 0.25 सेविंग फंक्शन में एमपीएस होता है। और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्लास 8000। मैंने आपसे कहा था अगर आपको एस और आई दोनों दे रखा हो तो एस इक्वल टू आई लगा देना आप, यानी -100 प्लस 0.25 वाई इज इक्वल टू आई 8000। उधर भेज दोगे क्लास 0.25 वाई इज इक्वल टू 8100, तो y इज इक्वल टू 8100 अपॉन 0.25, पॉइंट हटेगा 20 लग जाएगा। अब इसको आप डिवाइड दे दो क्लास 81,000 अपॉन 0.25 आप डिवाइड दोगे 81,000 डिवाइड बाई 0.25 इट्स एक सेकंड 8100 डिवाइड बाई 0.25 इट्स 32,400 आ गया आपका। आपको पूछा था इनकम, तो आपने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या नेशनल इनकम बता दिया है। 8000 दे रखा है तो 100 ऐड हो जाएगा 8100 डिवाइड बाई 0.25, तो आपका आंसर 32,400 आ गया। ये पहला 2 नंबर का है, देखो 1 मिनट में हो जाता है। फिर सी फंक्शन दिया हुआ है, दोनों मत करके आ जाना पेपर में कि टीचर खुश होकर हमें बहुत अच्छे नंबर दे देगा, ऐसा मत सोचना गलती से भी, एक ही करना है। सी दे रखा, आई दे रखा, वाई निकालना है। सो वाई का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। तो सी जो है वो है 150 प्लस 0.80 वाई प्लस आई जो है वो 2000 है। अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे y माइनस इसको यहाँ ले आएंगे 0.8 वाई इज इक्वल टू ये होगा 2150। बाकी एक y में से 0.80 वाई जाएगा तो 0.20 वाई बचेगा। 0.8 और 0.80 एक ही बात है बेटा, कहीं कमेंट करने लगो सर आपने ये 0.80 लिखा है यहाँ 0.8 कर दिया आपने, बेटा एक ही बात है। तो 2150 अपॉन 0.20 काटो 2150 डिवाइड बाई 0.20 इट्स 10750 ये भी आपकी इनकम आ गई। तो अगर आपको सी दिया हो तो y इक्वल टू सी प्लस आई, एस दिया हो तो एस इक्वल टू आई। अब अगर तुमसे सी पूछता तो y तुम्हारे पास है, एस ऐसी तो आई होता है, आई तुम्हारे पास है, सी तुम निकाल देते, ये आई है ये एस है। अब y तुम्हें मिल गया है क्लास, तो इसमें से तुम घटा दोगे सेविंग्स तो तुम्हारा कंजप्शन भी निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या आप बना सकते हो। मैंने पहला आज का जो मॉक टेस्ट ना, सच कहूँ थोड़ा सा मैंने आज का मॉक टेस्ट नॉर्मल रखा हुआ है, आज का मॉक टेस्ट थोड़ा आसान रखा हुआ है क्योंकि पहला मॉक टेस्ट है, मैं कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता हूँ। अदरवाइज मुझे पता है तुम तीनों मॉक टेस्ट नहीं बनाने वाले, तो ये मॉक टेस्ट थोड़ा सा आसान ही है। एक्सप्लेन करना है तुम्हें सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, SI अप्रोच फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें इसमें जरूर तुम्हें स्केड्यूल बनाना है ना, जरूर तुम्हें डायग्राम बनाना है। अब देखो मैं अपनी सलाह दे सकता हूँ, तुम्हारा माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, तुम्हें टीचर ने क्या सिखाया है क्या नहीं मैं चेंज नहीं करने वाला, तुम्हारी मर्जी तुम कैसे भी करो। बट अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्लास YSI का स्केड्यूल बनाता, ठीक है, और एक जगह इसको इक्वल भी दिखाता। ओके, और फिर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम जरूर 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 बनाता किसी भी कीमत में क्लास, ठीक है, किसी भी कीमत में डायग्राम मैं तुम्हारा जरूर बनाता। तो इस तरीके से क्लास आप बनाओगे SI, ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो आप यहाँ लिखोगे लेवल ऑफ इनकम। आप जितना डायग्राम कॉपी में लिखोगे ना क्लास, उतना बहुत अच्छा आपको इंप्रेशन पड़ता है टीचर का, उसमें कटेंगे नहीं नंबर। अगर आपको आता है, देखो नहीं आता तो ऐसे लिख देना। और ये आपके कीवर्ड्स होंगे कि S इक्वल टू आई, और जो ये एस जो प्लान, ये सेविंग्स है ये प्लान है, ये इन्वेस्टिंग जो है प्लान है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अगर दोनों बराबर है तो इकोनॉमी किस में आता है क्लास, इक्विलिब्रियम में आता है। डायग्राम शेड्यूल बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर देना मैंने, एन इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम वेयर सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, एस फॉर सेविंग्स, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इन एक्स एक्सिस देयर इज लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट, इन वाई एक्सिस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। 2 नंबर का है तो बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा, बट लेकिन आपने क्लास लिखना प्रिसाइज ही है, लिखना आपको प्रिसाइज ही है, लेकिन डायग्राम और स्केड्यूल बना दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ये चीज़ अभी क्यों सिखा रहा हूँ क्लास, क्या पता ये कल को 3 नंबर में आ जाए, क्या पता कल को ये 5 नंबर में आ जाए, तो कहीं भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है। तो आप रेडी रह के जाओगे ना एग्जामिनेशन में, भले ही कुछ भी हो, आप तो अपनी तरफ से रेडी रहोगे ना। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, एनालाइज। अब इन्होंने सैम्पल पेपर में तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का दे रखा है, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 2 नंबर का बहुत कम है, मतलब ये ज़्यादा नंबर का होना चाहिए। अब सुनो,
इस तरीके से एक चार्ट आएगा, डेटा तुम्हें आएगा ही नहीं, तुम्हें इस तरह से चार्ट आएगा, डायग्राम आएगा, राइट। तुम्हें बताना है क्या, अब इस यहाँ पे तुम्हें पूरा दिमाग लगाना है। इस टाइप का क्वेश्चन, इसे बोनस समझो, इसे डरो मत, ये बोनस है, इससे तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें तो नंबर कटेंगे ही नहीं आपके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, कि वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में आपको बताना है। नेचर ऑफ वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये है क्लास आपका अर्बन वर्कर्स और ये है रूरल वर्कर्स, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप क्या लिखोगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड में, अर्बन वर्कर में 43% वर्कफोर्स बिलोंग है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में, जबकि यही सेल्फ एम्प्लॉयड में रूरल वर्कर जो है क्लास, वो कितने हैं, 9% है। ये बहुत कम है डेटा, और इसका रीज़न आपको देना है कि क्यों ये रीज़न कम है। बट ये 2 नंबर का है, तो आप बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं लिखोगे, हार्डली एक लाइन कि ये एक तो डेटा प्रेजेंट कर दोगे कि अर्बन का इतना है, रूरल का इतना है। अर्बन एरिया में लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि लोग हैं, बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लास ये लोग यहाँ पे अपना काम चालू करते हैं। रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं चालू कर सकते, क्योंकि क्लास वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस डाटा को देखते हुए, भले ही रियल डाटा कुछ और है, वो कुछ और है, यहाँ पे डाटा देखते हुए बात करोगे, और पूछेगा आपको रियली, राइट। फिर है रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय, तो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय 35% वर्कर्स जो है वर्कफोर्स रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ के हैं रूरल एरिया में, और क्लास यहाँ पे 42। तो क्लास यहाँ पे हाई स्किल्स की जरूरत होती है अर्बन एरिया में, जिसकी वजह से परमानेंट जॉब, पक्की जॉब लग जाती है। फिर बात करते हैं कैजुअल वर्कर की। रूरल एरिया में मेजर लोग जो है कैजुअल वर्कर है, टेम्पररी, जिनकी परमानेंट जॉब नहीं है, वो चीज़ 56%, और अर्बन एरिया में ये क्लास 15% है, क्योंकि अर्बन एरिया में क्लास मेजर लोग जो है वो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से, वैसे जितना मैंने बोला उतना लिखने में ना आपको करीब 3-4 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इतना बड़ा मत लिखना, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए 6 लाइन बहुत है। इसका फिगर दिखा देना कितना कितना है परसेंटेज, इसका इतना परसेंट है। जो मॉक टेस्ट 4 लाऊंगा ना मैं क्लास, कल रात को 8 बजे, उसमें मैं अपने आंसर दिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने होते हैं मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा, देखना कितना तुम्हें अच्छा लगेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ। अच्छा, तुम ये नहीं करना चाहते सर, कौन करेगा ये सब, छोड़ो, आप हमें ये बता दो। तो कैजुअलाइजेशन बता दो आसानी से। जब धीरे धीरे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी तादाद कम होती चली जाती है और वो कैजुअल वर्कर बनते चले जाते हैं, शिफ्ट होता है क्लास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय का कैजुअल वर्कर की तरफ, तो दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो क्या बोलते हैं क्लास, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है 2 नंबर का है, तो बस आपने 2-3 लाइन इसके लिए 2-3 लाइन इसके लिए लिखना है, बस और कुछ नहीं। जब जब वर्कर फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करता चला जाए, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल वर्कर्स, दे आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर्स। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड, या दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो धीरे धीरे जब फॉर्मल सेक्टर से लोग मूव करके इनफॉर्मल सेक्टर में आने लगे, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। तो बस आप लिख लोगे, देखो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छे से, आंसर आपका होना चाहिए। मैं, अब तुम बोलोगे सर आप ये आंसर दे दो हम रट लें, नहीं रट पाओगे, मैंने सारे नोट्स दिए ना, क्या रटा आपने, नहीं। तो इसीलिए रट्टा मत मारो, इसको समझ के जाओ, स्ट्रेस मत लो। इवन अगर आप इस वीडियो को ही पूरा अच्छे से देख के ऑब्जर्व कर लोगे, बात को सुन लोगे, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। बट क्लास फिर भी एक बार लिखना जरूर, एक बार मतलब कीवर्ड लिखना, पॉइंट्स लिखना, बट लिखना जरूर। इंडिया हैज इमर्ज अ हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म। डिफेंड, देखो डिफेंड और रिफ्यूट वाला स्टेट क्या होता है क्लास। डिफेंड मतलब आपको बचाव करना है, डिफेंड का मतलब उस स्टेटमेंट का आपको बचाव करना है, जो स्टेटमेंट है डिफेंड करना है। लाइक आप जैसे डिफेंड करते हो, किसी को बचाते हो ना, आप वैसा ही है। और रिफ्यूट का मतलब क्या होता है क्लास, आप उस स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं हो, आप पक्ष में नहीं हो, आप उसके विपक्ष में हो कि नहीं सर ये तो आपने गलत बोला, ये नहीं मान सकते हम। और डिफेंड मतलब यस सर हम आपके साथ हैं, ये आपने सही बोला, राइट। तो इंडिया हैज इमर्ज हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, जब बाहर से लोग हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग क्लास इलाज कराने हमारे यहाँ आते हैं। इंडिया जो है अच्छा खासा रेवेन्यू, लगभग $9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 2020 की अगर हम बात करें, एस्टिमेटेड रेवेन्यू $9 बिलियन। तो इंडिया बिल्कुल एक हॉटस्पॉट है, हम स्टेटमेंट को डिफेंड करते हैं। तो बाहर से लोग इंडिया में इलाज कराने आते हैं क्लास, हाई क्वालिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट या चीप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लिवर सर्जरी, ट्रांसप्लांट करने, कॉस्मेटिक इशू के लिए लोग बाहर से आते हैं इंडिया में इलाज कराने, और इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन बन रहा है उनके लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट को और अच्छा काम करना चाहिए, मैं अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा लोग क्लास हमारे यहाँ आके अपना क्लास इलाज कराएं और अच्छे से ठीक होके चले जाएँ।
इतना ही लिखना है बस आपको, और कुछ थोड़ा डाटा दे दिया आपने, 2,01,000 नंबर दे दिया, बिलियन डॉलर का आपने नंबर दे दिया, बता दिया कि हाँ ये डिफेंस स्टेटमेंट ट्रू है और इसका ये फायदा है, सरकार को क्या करना चाहिए। क्या चाहिए भाई एग्जामिनर को, और पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर। अब कोई खड़ूस टीचर बैठा है जो बिल्कुल ही, कुछ कुछ टीचर होते हैं जो बिल्कुल हल नहीं, ये क्यों लिखा, ये आपने ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये तो यार उनकी मैं कह नहीं सकता, बट नॉर्मली आंसर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से, ज़्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज कैरी ओनली 2 मार्क्स। अब ये तुम्हें बताना है क्लास कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। घबराना मत ये क्वेश्चन देख के, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसका कि क्या क्या आइटम इंक्लूड होता है क्या नहीं। और तुम्हें ये ना आए तो घबराना मत, उसके ऑप्शन में जरूर एक क्वेश्चन रहेगा, मे बी न्यूमेरिकल रहे, मे बी थियोरी रहे, तो वो आप अच्छे से कर लेना। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। फाइनेंशियल हेल्प जो दिया है फ्लड विक्टिम को, ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है, ये एक हेल्प है, इसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुआ है। सो इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन नेशनल इनकम। देयर इज नो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बिहाइंड दिस और बिहाफ ऑफ दिस। ओके, तो आपको यस और नो लिखना है, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड लिखना है, आपको हार्डली 2 लाइन एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, दैट्स इनफ। अब तुम्हें उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, राइट। सेकंड क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। या देखो, एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, यस इट इज टू बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फ्री में दे रहा है क्या? नहीं, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में था ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये वही है, राइट। interest on deposit paid by bank to its customer, yes it is to be included because this deposit are used by the customer used by the bank for making productive purposes। ये लोन भी बैंक हमसे जमा पूंजी लेके क्या करता है, उसे प्रोडक्टिव पर्पस से किसी को लोन देता है, वो बिजनेस करेगा, उससे कुछ ना कुछ काम करेगा, तो ये चीज क्लास नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। आई होप आपके तीनों सही होंगे, कमेंट करके मुझे बताना, राइट। क्योंकि देखो ये अगर सही हो गया ना तो इसमें समय कम लगता है और नंबर कटने के चांस भी नहीं है। मुझे पता है इंक्लूड होगा नहीं होगा, तो यार इसमें टीचर कहाँ नंबर काटेगा मुझे बताओ। तो एक न्यूमेरिकल जैसा हो गया, न्यूमेरिकल जैसा, इसका आंसर तो आ ही गया, कहाँ काटेगा। इसमें तुम अपनी भाषा में लिखोगे तो क्या पता क्लास यहाँ पे नंबर कट जाए। ओके, दूसरी बात कि ये 3 पॉइंट जो है आप आराम से लिख लोगे, 6 मतलब 3 मार्क्स का कंफर्म हो जाएगा। अब तुम अगर ये नहीं आता है तो तुम इस पे आ जाओ। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम किसे कहते हैं? जब किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया जाता है। एक या 2 लाइन में रीजन लिखना है, इसकी बहुत लंबी छोटी कहानी लिखना मत, बिल्कुल मत लिखना। अगर तुम्हारा यस है, यस के लिए 2 लाइन इनफ। ओके, कुछ बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं यार ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लिखने पर नंबर मिलता है ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सटीक लिखो, सही लिखो, नंबर मिलेगा। कीवर्ड्स को अंडरलाइनिंग कर लो, जैसे इंक्लूड है आप उसे अंडरलाइनिंग कर दो। रीज़न है, फैक्टर, इसे मैंने बोला फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, तो भाई ट्रांसफर इनकम को अंडरलाइनिंग कर दो। तो भैया ये चीज़ इतना ही है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। डबल काउंटिंग, एक से ज़्यादा बार किसी चीज़ को काउंट कर लेते हो। और जैसे आपने लकड़ियाँ खरीदी, फर्नीचर बनाया, तो वो लकड़ियों की वैल्यू फर्नीचर में इंक्लूड है। फिर उस फर्नीचर को शॉपकीपर को बेचा, उसने ग्राहक को बेचा, तो वो वैल्यू ऑलरेडी कई बार इंक्लूड हो चुकी है। तो इसीलिए क्लास आप सिर्फ क्या करोगे, 2 तरीके हैं इसको अवॉइड करने के लिए। पहले तो आप मीनिंग लिखोगे, देखो क्वेश्चन जिस पार्ट में पूछा है उस पार्ट में आंसर, पहले मीनिंग क्लास 4-5 लाइन में मीनिंग हो गया। उसके बाद 4-5 लाइन में आप 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे कि इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर इसको अवॉइड नहीं किया तो हमारा जो नेशनल इनकम है, हमारा जीडीपी है, ओवर एस्टिमेट कर जाएगा, वो ट्रू इंडिकेट नहीं करेगा वेलफेयर को। 2 तरीका कौन कौन सा है? सबसे पहला, हमें सिर्फ टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, ठीक है, हमें सिर्फ फाइनल आउटपुट की वैल्यू लेनी है इंस्टेड ऑफ इंटरमीडिएट। तो हमें इंटरमीडिएट की ना लेके फाइनल आउटपुट की वैल्यू लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, हमें फाइनल आउटपुट की वैल्यू लेनी है, सबसे पहली बात। और जो दूसरी बात है क्लास, आपने टेक वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, हमें हर स्टेज पे, ठीक है, हर स्टेज टेक वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। बेटा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना, तुम्हें नहीं पता कि तुम अगला क्वेश्चन ही छोड़ के जा रहे हो और अगला ही पेपर में आ जाए। अगर तन मन धन से मेहनत करके लाइफ में कुछ बनना चाहते हो ना, किसी काम को अधूरा मत छोड़ा करो। अगर आप आए हो इस वीडियो में, अभी हम 6 तक पहुंच गए, कितनी नॉलेज मिली होगी आपको, इतने सारे क्वेश्चंस, डाइवर्सिफाई क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन बना रहे हो, तो आप टिक के काम करो। मैं आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 4 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, चारों बनाना है, क्योंकि मुझे पता है कि इन चारों से ही क्वेश्चन आएगा। कंप्लीट बना के दे दिया, कोई जादू नहीं करता मैं कि मेरा बनाया हुआ पेपर आ जाता है। मैं हर एक पॉइंट को, हर एक एक्सपेक्टेड पॉइंट को अपने एक्सपीरियंस को डाल के, प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के, सीबीएसई के कई सालों के सैंपल पेपर को एनालाइज करके क्वेश्चन बना देता हूँ। और क्या देगा कोई इंसान यार, क्या पूछेगा उसके अंदर, क्या पूछेगा, यही तो है, यही पूछेगा। 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम, तो सबसे पहले आपको बताना है क्लास की हेल्थ केयर सिस्टम क्या है। उसके बाद 1 या 2 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपको 3 टियर बताना है क्लास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। प्राइमरी को एक्सप्लेन कर देना, सेकेंडरी को एक्सप्लेन कर देना, टर्चरी को। प्राइमरी क्या होता है? बेसिक फैसिलिटी, वैक्सीनेशन,
मैटरनल फैसिलिटी ड्यूरिंग लेबर पेन, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड को जो एक बेसिक फैसिलिटी इन्फेंट्स को दी जाती है वो, एक प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया क्लास, जहाँ पे आप जाते हो क्लास, सीएचजी हो गया, जैसे प्राइमरी सीएचसी हो गया, है ना, सेंट्रल हेल्थ केयर हो गया, और भी बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ, आप जाते हो नॉर्मली दवाई लेते हो, इलाज करा के, आप बीमारी होती है कुछ छोटा मोटा इलाज होकर आता है। लेकिन जब आप सेकंड नंबर पे किसी स्पेशलाइज इंसान के पास जाते हो, ये भी प्राइमरी का ही पार्ट एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल है, यहाँ पे एक एक्सपर्ट है, इसके पास एक्सपर्ट एडवाइस है, प्रॉपर डिग्री है इसके पास, जब ये आपका इलाज करता है तो इसे कहते हैं क्लास सेकेंडरी। लेकिन जब इनके पास से वो इलाज नहीं हो पाता, बिकॉज इनके पास वो हाईटेक मशीन नहीं है, तो वो भेजते हैं क्लास, रेफर करते हैं कहाँ पे क्लास, टर्चरी, एम्स जैसा एग्जाम्पल है, और अलग अलग जगह क्लास न्यूरो साइंस के हैं क्लास, या मेंटल के लिए हैं, कैंसर के लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो ये इनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास होती है, सर्जरी के लिए, बड़े बड़े चीज़ों के लिए इनके यहाँ जा जाता है, एम्स जैसे मैंने दिल्ली में बोला आपको। तो ये तीन है क्लास, इन्हीं तीनों के बारे में लिखना है। 3 नंबर का है, तो अगर हर एक पॉइंट को आप मैक्सिमम 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करोगे तो ठीक है। वर्ड लिमिट्स के अंदर रहना, उसके आसपास घूमना बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक वर्ड लिमिट बोला 4 लाइन, आप लिख रहे हो 14 लाइन, तो कैसे चलेगा? 4 की जगह 6-7 लिखोगे चलेगा, 4 की जगह 2-3 लिखोगे चलेगा, इतना ज़्यादा 7-8 लिखोगे तो नहीं चलेगा। नहीं, 10-12-15 लिखोगे तो नहीं चलेगा। 8th क्वेश्चन चेक करो। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वैल्यू बेस्ड, है ना, जहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चन एक सीधे टॉपिक का है, एनवायरनमेंट के टॉपिक का है। ओके, तो ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो जरा मुझे इसका आंसर दिमाग लगाओ, पढ़ो और मुझे जरा दिमाग लगा के इसका आंसर बताओ कि क्या आंसर हो सकता है इसका। दिमाग लगाओ, इसका आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है, कोशिश। चलो देखा आपने क्या आंसर होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि रिसेंटली इंडिया हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज। देखो हम लोगों के पास ना, हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं क्लास, ठीक है, आपके घर में भी दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, या माता पिता जो भी हैं, तो दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज टू टैकल और टू सॉल्व द सिचुएशन और सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लाइक अगर आपको पता है कि आपकी तबीयत खराब है, बुखार है, जुकाम है, सर्दी है, या कोई भी चीज़, जैसे मेरा भी गला बैठा रहता है, तो घर वाले बोलते हैं काढ़ा पी ले, या तुलसी है, नीम है, हनी है, इन सब से इलाज कर ले। लेकिन आप लोग जो हमारी जनरेशन है क्लास, या जो नई यंग जनरेशन है, उनको कुछ भी होता है वो तुरंत जाके मार्केट से दवाई ले आते हैं। कुछ लोग तो यूट्यूब पे ही सर्च कर लेते हैं कि भाई मुझे कैंसर हो गया है, इसके लिए मैं क्या करूं, या फिर मुझे निमोनिया हो गया, मैं इसके लिए क्या करूं। भैया ये सब चीज़ों का नहीं होता। सर्दी जुकाम को एक बार को 1% आपको फिर भी हमेशा आप लोग को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्लास, बताना चाहिए उनको। और अगर नहीं है बजट लोगों का, तो क्लास घर में ट्रेडिशनल चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। दादा दादी आपकी नेचुरल चीज़ों से भी आपको ठीक कर सकते हैं और काम कर जाती हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो इसको कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डैमेज को इन्वायरमेंट पहुंचाएगा। एक्सप्लेन हाउ अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। अब सवाल ये है कि सर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को अगर हम यूज़ करते हैं तो किस तरीके से ये हमारे इन्वायरमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर आपने एम देखा हो, स्ट्रैटेजीज देखी हो, उसके अंदर ये है कि आप ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करो। मैंने भी नोट्स में पढ़ा हुआ है क्लास, आप उस पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन कर देना, बस वही पॉइंट आपको लिखना, आपकी बुक्स में भी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो देखो, जब आप ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ करते हो, इसका मतलब आप केमिकल यूज़ नहीं कर रहे, आप ड्रग्स को प्रमोट नहीं कर रहे, किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई एलर्जी नहीं होगा, और नेचुरल तरीके से आप धीरे 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 रिकवर हो जाते हो। ये चीज़ें, ये ट्रेडिशनल नॉलेज लाइक कॉस्मेटिक है, तो कॉस्मेटिक के लिए भी देखो, नेचुरल ब्यूटी के लिए क्या ये जो क्रीम शैम्पू ये सब अब आता है, पता नहीं कितनी चीज़ें आती हैं क्लास, पार्लर वार्लर में लगाई जाती हैं, क्या ये आज से 50 साल 60 साल पहले थी? तब क्या सुंदर नहीं हुआ करती थी लड़कियां? तब भी सुंदर हुआ करती थी, तब भी नेचुरल ब्यूटी थी। लेकिन अब क्या 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 मतलब पूरा पीओपी लगा लेते हैं चेहरे पे, पूरा का पूरा एक प्लास्टर पेंट करा लेंगे पूरा चेहरे पे, एकदम मोटा सा पेंट, तो आप जैसे मतलब मुंह धो दिए तो मतलब पहचान ही नहीं आएगा कौन है इंसान। आजकल इतना ज़्यादा मेकअप का वो क्रेज चल गया, पूरा पीओपी लगा लेते हैं। तो यार ये सब चीज़ें ना यूज़ करके नेचुरल ब्यूटी का तरीका अगर यूज़ किया जाए, एलोवेरा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लास, आप सबको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होंगी, तो उन सब से
उन सब से क्या होता है क्लास, आपके इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं पहुंचता। आप कोई केमिकल चीजें नहीं बना रहे, कोई केमिकल चीजें नहीं बना रहे, नॉर्मल तरीके से सब कुछ चल रहा है, नेचुरल चीजें आप बना रहे हो, तो उससे क्लास हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है कि हम कोई चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको वो सारी चीजें मिल पाएंगी। तो इसी पॉइंट को लिखना है। तो आपने बुक उठाओ, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसके लास्ट में स्ट्रेटजीज लिखी होंगी, उसमें एक स्ट्रेटजी पॉइंट होगा कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करते हैं, हमें करना चाहिए ट्रेडिशनल नॉलेज को, बिल्कुल उसे गायब नहीं कर देना चाहिए, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट स्किल्स फॉर्मेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्किल्स को कैसे प्रमोट करता है, आपकी स्किल्स प्रमोशन कैसे करता है, इनोवेशन कैसे करता है, इन्वेंशन कैसे करता है, आपको एक्सप्लेन करना है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस मैंने बताया था, पेपर में आएंगे, इस तरीके से घुमा के पूछा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से स्किल्स फॉर्म। देखो इस वाले पेपर में मैंने केस बेस नहीं रखा है, बाकी के तीनों पेपर में केस बेस क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ केस को पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको आंसर देने। आप बहुत जल्दी में हो, बहुत पेपर छूट रहा है ना, तो बिना केस पढ़े भी आंसर दे सकते हो, ऐसे केस आएंगे। इंग्लिश जैसा नहीं आएगा इंग्लिश में कि केस के अंदर से लिख रहे हो आप, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। उसके उसके जो 8 और 9th क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपको 3-3-6 नंबर में। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो भाई सीधी सी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च की फैसिलिटी है आपके पास, रिसर्च के लिए आपके पास बजट है, तो जाहिर सी बात है या टैलेंटेड लोग हैं तो वो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, नई नई स्किल्स को लेके आएंगे, नया नया इन्वेंशन करेंगे, पुरानी चीज को बेहतर करेंगे। कोई भी पुरानी चीज देख लो, चाहे पुराने मोबाइल फोन देख लो, पुराने कंप्यूटर देख लो, नए मोबाइल फोन नए कंप्यूटर्स को देखो आप, तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक नई टेक्नोलॉजी है। तो ये चीजें कैसे आती हैं, ये चीजें क्लास गुड इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। रिसर्च किया जाता है, बार बार पैसे खर्च किया जाता है, चांद पे भेजना है क्लास, ठीक है, कोई अभियान चलाना, उसके पीछे कितनी बार वो फेलियर होंगे, कितनी बार लाइफ में क्लास झटका लगेगा, तब जाके कहीं एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है, राइट। और लोग उसी के लिए उसको अप्रेज करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से स्किल्स फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, इनोवेशन इन्वेंशन। भाई बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इनोवेशन इन्वेंशन होगा ही नहीं। तो ये क्लास आपको 9th क्वेश्चन आपको लिखना है। 10th क्वेश्चन, डेराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। मैं बता चुका हूं क्लास, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सेविंग कर्व को कैसे डेराइव करना है कंजप्शन कर्व से, तो आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं, मैंने अपने वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अंदर 3 पॉइंट आपको लिखना है क्लास, ये आपका वाई है, ये सी है। आप खास ख्याल रखना, अगर यहाँ +20 है तो यहाँ से नीचे से आपको -20 लिखना है। जहाँ ये कट कर रहा है क्लास उस कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे यहाँ से निकाल के लाइन यहाँ से पास करनी है, इसी पॉइंट से पास कराना, ठीक है। तो ये आपका क्लास हो गया सेविंग, तो ये डेरिवेशन हो गया। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे, जहाँ वाई सी बराबर है उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे एस बी 0 है, बिकॉज वाई सी बराबर कहाँ पे होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये +20 से शुरू किया सी, तो सेविंग -20 से ही शुरू होगा, कहीं और से आप शुरू नहीं करोगे। तीसरी बात, सी का जो स्लोप होता है सी कर्व का वो MPC है, एस का जो स्लोप होता है वो MPS है, और दोनों का स्लोप अगर बराबर है, दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप अगर बराबर है, तो इसका मतलब क्लास कि MPC भी 0.5 है, MPS भी 0.5 है, तो K कितना आएगा क्लास, K आ जाएगा 2, है ना। तो ये पूरा का पूरा हो गया। यहाँ पे सेविंग्स देखो क्लास नेगेटिव है, यहाँ सेविंग पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सेविंग देखो पॉजिटिव है क्योंकि इनकम ऊपर है, यहाँ सेविंग्स नेगेटिव है क्योंकि क्लास कंजप्शन ऊपर है। और इसके बाद आपको सी फंक्शन भी लिख देना है, a बार प्लस बी वाई। एस फंक्शन क्या होता है, y माइनस सी, तो y माइनस ए बार माइनस बी वाई, तो माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये डेराइव कर देना। ये 3 पॉइंट लिख देना कि एस को वहीं से शुरू करना चाहिए जहाँ से सी शुरू हुआ है, बस नेगेटिव होना चाहिए, जहाँ वाई सी बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे एस बराबर 0 होना चाहिए क्लास, एडिस सेविंग्स है, और इसका स्लोप एमपीसी, इसका स्लोप एमपीएस। 1 माइनस स्लोप ऑफ सी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस कर्व, 1 माइनस स्लोप ऑफ एस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी कर्व। ये पूरा लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। डिफाइन इन्फ्लेशन गैप, मैंने कहा था पक्का आएगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम जरूर बना लेना, राइट। एनी 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स टू रिमूव द इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, और कोई भी 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स आपको बताने हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशनरी गैप को हटाया जा सकता है। आपको पूछा क्या, क्वांटिटेटिव, तो आप 3 में से पहले तो आप डायग्राम बना दोगे। पता है ना क्लास डायग्राम कैसे बनता है, आपको डायग्राम पता होना चाहिए कैसे बनता है। ये आपका एएस है, ये आपका एडी है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये एडी डैश बन गया, ये न्यू इक्विलिब्रियम बन गया, एक्सिस एम्प्लॉयमेंट पॉइंट हो गया, और दोनों एडी की जो बीच का गैप है वो इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, राइट। आप गैप यहाँ से बना दोगे तो भी चलेगा। एडीएस नीचे लेवल ऑफ इनकम। अब इसे ठीक करने के लिए क्वांटिटेटिव में हमारे पास 4 होते हैं, आप कोई भी 3 लिख देना, और तीनों को क्लास 2-2 3-3 लाइन में आप एक्सप्लेन कर देना। तो 3 कौन कौन सा होता है क्लास क्वांटिटेटिव का, इसे बैंक रेट स्लैश रेपो रेट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो CRR और SLR है, जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट, और सॉरी LRR है ना, LRR।
तीसरा जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और चौथा जो है रिवर्स रेपो रेट। तुम्हें दोनों का नहीं लिखना है, तुम्हें तीन ही लिखना है पहली चीज, और तुम्हें तीन में से सिर्फ इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल करना है। तो इसको बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन गैप कंट्रोल होगा, इसको बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन गैप कंट्रोल होगा, यहाँ सेल करेंगे इसको बढ़ाएंगे, इन चारों चीज़ों से इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल होता है। तो तुम कोई भी 3 पॉइंट इसमें से उठाकर लिख सकते हो। अच्छा, अब तुम्हें इसको ऑप्शन में भी देखो, ऑप्शन बहुत सारे हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ऑप्शन इतने हैं कि तुम आराम से डिसाइड कर सकते हो विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू, और 40 आउट ऑफ 40 लेके आ सकते हो। अगर तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है तो ये बना लो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एडी के 5 कंपोनेंट तुमको बता रखा है क्लास मैंने, है ना, लेकिन कंपोनेंट्स किसने पूछा है? ओपन इकोनॉमी, राइट। तो ओपन इकोनॉमी में पांचों कंपोनेंट लिखना है क्लास। सबसे पहला प्राइवेट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये किस पे डिपेंड करता है, थोड़ा डिटेल में लिखना क्योंकि 5 नंबर का है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, थोड़ा डिटेल लिखना। ग्रॉस डोमेस्टिक, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। ओपन इकोनॉमी है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गई। तो इन पांचों पॉइंट को डिटेल में एक एक दो बार लिखना, फिर लास्ट में जरूर लिखना कि एडी इज इक्वल टू सम ऑफ ये सारा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जैसे मैंने तुम्हें सिखा रखा है। ये करोगे पूरा। देखो एडी ए से डरते हो तुम यार, ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है, क्यों टेंशन ले रहे हो? बाकी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी तो पक्का आएगा, लिख के ले लो इस बात को। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन पक्का आएगा, जाओ लिख के ले लो। 12 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब तुम्हें इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। वैसे 5 नंबर में मुझे लगता है 3 तो नहीं देगा, बट फिर भी तुम्हें जीएलएफ पता होना चाहिए। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया है, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर क्लास कम्यून सिस्टम इन्होंने बनाया था। लोगों को एग्रीकल्चर करने के लिए फोर्स किया, लोगों को स्टील उत्पादन के लिए लोगों को फोर्स किया गया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करो स्टील का। कम्यून लैंड बना दिए गए, लोगों को इकट्ठा करके उनको लैंड दे दिया, बोला खेती बाड़ी करो, इसमें अनाज उगा के दो। इनका मेन मोटो था 15 साल के अंदर ब्रिटेन को और यूएस को पिछाड़ देना। एक लंबी छलांग को बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कौन लेके आया था? माओ जेडोंग। कब लेके आया था? 1958 में। तो ये जितना भी तुम्हें बताया ना मैंने, दीज आर ऑल आर कीवर्ड। आप एग्रीकल्चर नहीं लिखोगे, आप स्टील नहीं लिखोगे, आप कम्यून नहीं लिखोगे, आप माओ जेडोंग नहीं लिखोगे, आप 1950 नहीं लिखोगे, इसके अलावा आप कितनी भी कहानी लिख लो, टीचर आपको पूरे नंबर नहीं देगा। बिकॉज जो हमारे पास सीट्स आती हैं, कीवर्ड्स आती है ना, उन कीवर्ड्स में साफ साफ लिखा रहता है ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स। अगर आप उसको नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सेकंड है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था। अब तुम इसकी कहानी के, इसमें तुम सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड 1974 नहीं लिखोगे, ठीक है, या फिर तुम ये नहीं लिखोगे कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के लिए बनाया गया था, तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे भाई। तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसका मेन एम था, और इसके 2-3 फंक्शन लिख सकते हो। डाटा कलेक्ट करना, नदियों को, झरनों को, नालों को साफ करना, ये इनका मेन मोटो है। इनका मेन मोटो लोगों को जागरूक करना, इनका मेन मोटो है। फंड कलेक्ट करना क्लास, इनको सफाई करने के लिए, पेनल्टी लगाने के लिए कंपनीज पे, ये इनका मेन मोटो है। तो हार्डली अगर देखें तो एक को अगर तुम थोड़ी सी बातें भी लिखोगे, 3-4 लाइन तो ऐसे ही भर जाएंगे। हार्डली 5-5 लाइन लिखो, बहुत है। 5-5 लाइन तीनों में बहुत है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट की अगर आपने हद से ज़्यादा, आप कैरिंग कैपेसिटी की बात होगी तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो वेस्ट जनरेशन है, जो वेस्ट का जनरेशन है और जो रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन है, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन वो ज़्यादा अगर हो गया रिसोर्सेज के रीजनरेशन से, तो इकोनॉमी जो है वो, सॉरी, जो इन्वायरमेंट है वो क्लास क्राइसिस हो जाएगा, और क्लास इन्वायरमेंट अपनी कैरिंग कैपेसिटी खो देगा। भाई इतना मेरे सर पे बोझ रखोगे, मैं खड़ा रहूँगा खड़ा रहूँगा खड़ा रहूँगा, हद से ज़्यादा बोझ रख दिया तो एक दिन में गिर जाऊँगा ना। तो वही चीज़ है क्लास, इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। जो इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी लेस देन द रीजनरेशन पावर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये बात अगर लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप क्या लिख रहे हो वो चीज़ मैटर करता है, उठा के कुछ भी लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा। एक गलती पेपर में मत करके आना। नेशनल इनकम मैंने तुम्हें बड़ा दे दिया, दोनों मेथड से पूछा नहीं जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने सिर्फ टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए दिया आपको, राइट, ताकि दोनों मेथड की आपकी यहीं पे रिवीजन करा सकूं। तुम्हें फॉर्मूला जरूर 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 लिखना है, फिर आंसर को लिखना है। विदाउट फॉर्मूला लिखे आंसर प्लीज 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 मत लिखना, ठीक है। तो ऑब्वियस है क्लास, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों मेथड लगाओगे तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे होगा ये आंसर निकाल के। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला आप लिख देना, मान लो ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, मुझे याद है तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, आप लिख देना। इनकम मेथड से क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। और निकालना क्या है क्लास तुम्हें? नेशनल इनकम। तो मैं इनकम मेथड की बात करूंगा। तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1000, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1000। फॉर्मूला ऐसे लंबे लंबे में लिख सकते हो क्लास, वर्टिकल में, या आप इस तरीके से क्लास हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते हो। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट कितना है? 250। रेंट कितना है? 250। रॉयल्टी कितना है? अच्छा यहीं पे लिख दूँ? मुझे एक बच्चे का कमेंट याद आ गया, वो कहता है कि बच्चा सर आप इसी में लिख दिया करो, बट ढूंढने में दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो 1000 है, ठीक है। मुझे भी दिक्कत होती है पीछे आगे करके लिखने में, तो मैं भी लिख देता हूँ और वहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे। फिर हमें लेना है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो रेंट कितना है? 250।
रॉयल्टी कितना है क्लास, हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट हमें दिया हुआ 150 ऊपर सबसे, प्लस प्रॉफिट्स हमें दिया गया है कितना क्लास 640। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, मिक्स इनकम है क्या, मिक्स इनकम नहीं है। तो इनको जोड़ते हैं क्लास, ये हमारा आ गया क्या, एनडीपीएफसी। इतना आया देखो। कम से कम न्यूमेरिकल तो गलत मत करना, क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छे सिखा रखा है तुम्हें, उसमें गलती तो करना मत। 2040 एनडीपीएफसी आ गया 2040। हमें निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। गिवन क्या है हमारे पास, एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए 2040 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम, देखो ये 2, यही तुम्हें पकड़ना है। तुम यही गलती करके आओगे एग्जामिनेशन में, तुम नेट फैक्टर इनकम छोड़ते आगे पढ़ना छोड़ दोगे, सीधे फिगर उठा लोगे, +30 लिख के जो गलत। तो 2 लिखा है, जैसे 2 लिखा है +30 नहीं है, फिर ये -30 है। 2010 ये आपका आ गया इनकम मेथड से। अब एक्सपेंडिचर से निकालते हैं। यहाँ एक्सपेंडिचर में से निकालते हैं। जीडीपी एमपी निकलेगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 340, प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है क्लास यहाँ पे, -40 डन। तो अगर नेट इंपोर्ट दिया होता तो साइन चेंज कर लेते, तो ये बात है ध्यान रखने, गलती यहीं पे होती है और कहीं नहीं। ये आ गया 2100। अब मुझे जो निकालना है वो क्या है क्लास, एनएनपीएफसी। गिवन जो है मेरे को क्या है, जीडीपीएमपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये तो 1200 है ही, माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ढूंढो, ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप बोलते हैं, -50, प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, साइन चेंज कर लेना, प्लस की जगह से -30 देखना। और फिर आपको लेना है क्लास एमपी से एफसी में आने के लिए क्लास क्या करना है, माइनस करना है एनआईटी, है ना। अच्छा जीडीपी एमपी कितना आया था, 2100 आया था, ये 1200 क्या लिख दिया मैंने सॉरी बेटा, 1200 नहीं था ना, कितना 2100 था। हाँ, तो फिर एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये रहा नेट इन टैक्स कितना है क्लास यहाँ पे 60 ही है, बिकॉज हाँ 60, तो आप कर दो क्या है, माइनस का 60 है ना, माइनस का 60। तो अगर देखें तो 2100 -50 -60 1960, तो ये एनएनपीएफसी आ रहा है 1960। अच्छा यहाँ 2010 है, डिफरेंस कैसे आ गया, दोनों से तो सेम आना चाहिए। एक बार फिर से कर लेते हैं। यहीं पे करके देख लेते हैं एक बार, जीडीपी एमपी फिर से निकाल लेते हैं। 2010 आना चाहिए था। जीडीपी एमपी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितने का है क्लास, 1 2 3 4, एक तो सामने सामने नहीं हो पाता ना। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 600, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और वो कितना दिया है क्लास, अच्छा वो लिया नहीं था, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 340, नेट डोमेस्टिक में डेप ऐड कर देंगे, कितना है क्लास 50, प्लस नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट कितना -40। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट -40 है, तो यहाँ पे आ गया 600 प्लस 1200 1800, प्लस 340 प्लस 50 -40, 2150 आ रहा था तब, शायद पता नहीं क्या आ रहा था, देख लेना आप जो भी है, 2150 है। और हमें निकालना क्या है क्लास, एनएनपीएफसी। हमें गिवन क्या है, जीडीपीएमपी, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन में प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी में माइनस एनआईटी। 2150 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल कितना है, अच्छा कंजम्पशन फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन 50 है, ये 50 है, तो 2150 माइनस का 50 प्लस एनएफआईए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2 दिया है, साइन चेंज कर देना, -30, माइनस का एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो आपको 60 दिया हुआ है, वो आपको 60 दिया हुआ है, तो 2150 माइनस का 50, फिर माइनस का 30 है, माइनस का 60 है, तो ये आ गया 2010। यही आ रहा था ना पहले भी, तो ये आपका मैच हो गया, 2010 ही आ रहा था ना पहले, 2010 अभी भी 2010 आ गया, तो ये मैच हो गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी शायद, यहाँ पे मैं ये लेना भूल गया हूँ, जो भी है आप ठीक कर लेना क्लास, ये आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों मैच होगा आपका किसी भी कीमत पे। 14th क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी। भैया क्या दिक्कत है, ऐसी क्या समस्या है जो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। आई नो आप सबको अच्छे से पता है, तो आप कोई भी स्लो इमरजेंस के लिए
कोई भी 2-3 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो हार्डली आप 2 पॉइंट लिख सकते हो। तो देखो मैं आपको कई सारे पॉइंट देता हूँ क्लास। सबसे पहला, हैवी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। हैवी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, भैया ये लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनके कंट्री में सरकार का ही पता नहीं चलता क्लास, सरकार ही चेंज हो जाती है, मतलब कोई सरकार टिक ही नहीं पाती, अपना पूरा 5 साल का लाइफ ही पूरा नहीं कर पाती वो सरकार, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन रेमिटेंस, डिपेंडिंग ऑन अदर्स, रेमिटेंस, लोन्स एंड रेमिटेंस। भाई ये लोग दूसरों से उधार बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री से उधार लेने का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उधार लेते हैं क्लास, डिपेंडिंग ऑन लोन्स रेमिटेंस, ठीक है। और इसके अलावा आप लिख सकते हो क्लास कि इस कंट्री में मतलब कहीं ना कहीं क्लास टेररिज्म जो है, टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है। ऐसा कई सारे जगह क्लास ये चीज़ बताया जाता है कि जितने भी आतंकवादी होते हैं बेसिकली वो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, उनको मतलब कि उनका घर होता है एक तरीके से, ऐसा बहुत सारी जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये सब रीज़न, तो अगर आप टेररिज्म वाला पॉइंट ना भी लिखना चाहो तो शुरू के 3 पॉइंट आई थिंक इनफ है। ये सारे रीजंस रह चुके हैं क्लास पाकिस्तान में ग्रोथ ना करने। इसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस हैं, बट आई थिंक ये आपके टॉप मोस्ट 3 रीजंस आप लिख सकते हो, ठीक है। और इनका एक मिलिट्री कंट्रोल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सरकार कम ध्यान देती है, मिलिट्री ज़्यादा ध्यान देती है इनके यहाँ पे, मिलिट्री कंट्रोल जो है वो है। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो कि मिलिट्री का एक डोमिनेंस पोजीशन रहता है, मतलब मिलिट्री सरकार से मिलकर काम करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास। इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि यार आपके देश के हित में क्या है, क्या चीज़ देश हित में, वो काम करना चाहिए। खैर 3 नंबर का 2 नंबर का था तो ज़्यादा कुछ उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। ये मुझे बताओ सारा का सारा मॉक टेस्ट कैसा लगा, कमेंट करके मुझे बताओ। और देखो मैंने जल्दी जल्दी कवर कर लिया, अगर तुम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी, बट कम से कम वीडियो को देख जरूर लेना, समझ जरूर लेना अच्छे से कि मैंने क्या क्या आपको बोला है, ताकि ये बातें मेरी जो है आपको एग्जामिनेशन में याद आए अच्छे से। ऐसे ही हम बाकी 3 मॉक टेस्ट करेंगे, और मॉक टेस्ट 4 में अपना खुद का हैंड रिटन आंसर्स मैं आपको लिख के दूंगा कि मैं कैसे लिखता हूँ और कौन कौन पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए, कौन सा पॉइंट नहीं लिखना चाहिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना सारे दोस्तों में। मिलते हैं क्लास इसके बाद। सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए क्लास कनेक्टेड रहना, सीयूईटी की जम के प्रिपरेशन करेंगे 12th के बाद, और क्लास आगे सारी की सारी चीज़ें क्लास अपडेट बताऊंगा, कैसे आगे क्या करना है लाइफ में, एवरीथिंग आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।